हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर मृदा संसाधन के बारे में। अब ये मृदा संसाधन होता क्या है, या ये टॉपिक किस क्लास का है और किस सब्जेक्ट का है। तो टॉपिक है आपको 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 यानी कि संसाधन एवं विकास का। इसमें हम कई सारे संसाधनों के ऊपर बात कर चुके थे, कई सारी चीजों के ऊपर हम पहले बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं मृदा के ऊपर। हालांकि हम भू संसाधन और भू उपयोग को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके वीडियो आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं मृदा संसाधन को लेकर। तो सबसे पहले समझेंगे मृदा क्या कहलाती है और संसाधन क्या कहलाता है। तो आप समझिए कि मृदा क्या कहलाती है। आप देखिए कि मृदा आप किस चीज को कहेंगे, है ना। आप बचपन में खेले होंगे, अगर आप कभी जमीन में खेलते हैं, मिट्टी जिसको आप कहते हैं, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। अब किस चीज को आप मिट्टी कहते हैं, तो मिट्टी तो पृथ्वी पर बहुत दूरी तक मिलती है। तो अगर पृथ्वी का डायग्राम आप देखें, अर्थ कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं, अर्थ को कुछ इस तरीके से बना लिया जाए, किस तरीके से, कुछ ऐसा अगर अर्थ को बना लिया जाए, ये अगर अर्थ का अपन ने ऐसा कुछ तैयार किया, इसमें अगर हम देखें तो जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत है, ये क्या कहलाती है, यही आपकी, यहीं पर मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मृदा, सिर्फ यहाँ पाई जाती है। यहां से मृदा लेकर नहीं आओगे कि हम मिट्टी में खेलेंगे, बोले पृथ्वी में 200 किलोमीटर नीचे जाके फिर हम मिट्टी में खेल के आए। आप भगवान नहीं है, आप क्या है, आप इंसान है। और आप कहाँ खेलेंगे, सिर्फ आप पृथ्वी की सतह के ऊपर खेलेंगे, और सतह के ऊपर ही जो भुरभुरी या टूटी फूटी जो भी पाई जाती है वो सब क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है। इसी मृदा या इसी मिट्टी के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं, इसकी सहायता से हम खेती करते हैं या कई सारे और अन्य काम भी करते हैं। तो ये बात हुई कि मृदा क्या कहलाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि मृदा को हम मिट्टी कहते हैं और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर यह मृदा या मिट्टी पाई जाती है। अब दूसरी बात करें कि मृदा और उसके साथ एक नाम जोड़ दिया, संसाधन। जब इसको हम उपयोग करने लगते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो क्या कहलाता है, इसको मृदा संसाधन कहला जाता है। अब आपको बताया था कि संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है कि जब इंसान किसी चीज का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करने लगता है, तो उसकी आवश्यकता पूर्ति करने वाली जो चीज होती है उसको संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, लिख रहा है, तो ये हमारे लिए संसाधन है। किसान के लिए मिट्टी जो है वो संसाधन है, गेहूं जो है वो संसाधन है, बीज जो है वो संसाधन है। तो ये सब, बैल जो है वो संसाधन है, हल जो है वो संसाधन है। तो सब क्या हो जाता है, संसाधन। अब इस पे एक नाम जोड़ दिया, जिसको आपने क्या कह दिया, इसको अपन ने कह दिया कि ये मृदा संसाधन पर बात कर रहे हैं, है ना। अपन ने एक नाम जोड़ दिया कि मृदा संसाधन की बात कर रहे हैं। तो मृदा संसाधन जैसे ही नाम जोड़ेंगे, मतलब मृदा वो जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसको आप क्या कह देंगे, संसाधन कह देंगे। अब मृदा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है, तो हमें सबसे पहले तो ये आधार देती है जिसके ऊपर हम रहते हैं। दूसरा, ये कृषि में सहायक होती है। तीसरा, जानवर इसी मृदा में जो चारा होता है उसको चरकर पनप पाते हैं। और मृदा अन्य तरीके से कई सारे कामों में मदद करती है, या किसी पौधे को पनपने में, या किसी फसल को पनपने में, या किसी अयस्क भी जो है वो मृदा को चीरने के बाद आप निकालेंगे। मृदा में ही आप देखें मिनरल्स भी कई प्रकार के पाए जाते हैं ना, खनिजों की बहुतायत भी होती है मृदा में। हम ये वर्गीकरण भी देखेंगे आगे जाकर अगले वीडियोस के अंदर कि मृदा को कैसे बांटा जा सकता है। तो मृदा संसाधन वाली बात समझ में आई कि मृदा क्या हो गया, और संसाधन वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि संसाधन का मतलब क्या कहलाता है। तो अब मृदा संसाधन को स्टार्ट करते हैं कि मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरण योग्य और प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, तो नवीकरण का मतलब है कि दोबारा से वो तैयार हो सकती है। हाँ, मिट्टी दोबारा से तैयार हो सकती है, लेकिन आप आज क्या चाहेंगे तो मिट्टी को आप तैयार नहीं कर पाएंगे, आपको समय लगेगा, कई साल लगेंगे, कई 100 साल या 1000 साल भी मिट्टी को तैयार होने में लग सकते हैं अगर उसकी प्रक्रिया को हमने तेज नहीं किया। मिट्टी को हम गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं केंचुए के माध्यम से, हम कोई खाद जो है या पत्ते जो है वो सड़ा गला कर डाल सकते हैं, गुणवत्ता बना सकते हैं। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि चट्टानें दे दी गई हैं, मिट्टी तैयार करो, तो उसमें कई साल लगते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है, धीमी प्रक्रिया होती है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन कहा जा रहा है। तो नवीकरण और प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया ना, एक शब्द लिखा हुआ है नवीकरण, है ना। तो नवीकरण का मतलब हमें समझ में आ गया कि दोबारा बन सकती है। और दूसरा क्या
क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, ये पहले से बनी मिली, प्रकृति के द्वारा ये तैयार हुई, प्रकृति से बनकर आई है। और नवीकरण का मतलब क्या हो गया कि ये दोबारा बनाई जा सकती है या दोबारा बन सकती है, वो चीज हो गई नवीकरण। तो मृदा बन सकती है, लेकिन अगर हम मृदा को ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गई, नवीकरण योग्य भी है और प्राकृतिक भी है, लेकिन मृदा जो बनती है तो नवीकरण तो होगा, दोबारा बनेगी तो, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, बहुत धीमी होगी, बहुत आराम से बनेगी, बड़ी स्लो प्रक्रिया में ये चलेंगे, इतनी आसानी से मृदा बन नहीं पाएगी। तो मृदा महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य और प्राकृतिक संसाधन हो गया। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। अब ये विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण कैसे करेगी और पौधों का विकास कैसे हो जाएगा यहां पर, तो पौधों के विकास के लिए ना, पौधों का विकास अगर आपको करना है तो कैसे होगा, चूंकि पौधे का बीज आप कहां डालेंगे, तो अगर मान लीजिए कि ये हमने पृथ्वी यहां पर ली है, तो आप बीज कहां डालते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां पर, तो आपने क्या किया कि यहां पर बीज डाल दिया, यहां पर बीज डाला, तो फिर पौधा आपका उगना स्टार्ट हुआ, यहां से धीरे धीरे ऐसे उगना स्टार्ट हो गया, ये आपका पौधा बन गया यहां पर, है ना, ये आपका पौधा बन जाता है। तो बीज कहां डालते हैं आप, हमेशा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर डालते हैं, जिसको आप मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो इसी कारण से क्या कहा गया है कि ये पौधों की, है ना, पौधों के पनपने के लिए या पौधों के विकास के लिए सबसे, है ना, पौधों के विकास का माध्यम है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का कैसे, आप देखें मिट्टी के अंदर आपको केंचुए मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, कई सारे जानवर भी मिट्टी के अंदर खोद कर रहते हैं। तो सभी प्रकार के जीवों का पोषण करती है, उनके लिए ये क्या करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो मिट्टी करती है ना। हम खेती कहां करते हैं, मिट्टी में करते हैं, उसी से हमें गेहूं निकल के आ पाता है, हम खाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, उसी से गेहूं से डिफरेंट चीजें बन जाती हैं, पिज्जा बन जाता है, बर्गर बन जाता है ना, जैसे अभी अभी हमने पिज्जा खाया तो पिज्जा बन जाता है। यहां पर तो क्या हुआ, वो कहां से आया, आसमान से तो आया नहीं कि हमने बोला कि हे भगवान पिज्जा देना और आ गया। पिज्जा गेहूं से तैयार हुआ, गेहूं से मैदा बनी, मैदा से बेस बना, दूसरे लोगों ने उसको तैयार किया। तो हम भी तो जीव हैं कि नहीं है, हम जीव हैं कि रोबोट है, जीव है ना, हम लोग जीव हैं। तो फिर क्या हो गया, इनका पोषण कैसे हो रहा, तो हमारे मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी लोग भी हैं, तो वो मांस खाते हैं, और वो जानवर क्या खाता है, वो मिट्टी के ऊपर की घास खाता है जो अगर मांसाहारी है। तो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, हर एक व्यक्ति अपने पोषण के लिए निर्भर है मिट्टी के ऊपर, क्योंकि वहीं से चीजें उत्पादक होकर आएंगी और उनसे बनी चीजों को या उनकर खाकर तैयार हुए जीवों को खाकर ही आप अपना जीवन चला पाते हैं। देखो मिट्टी में खेती होती है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है ना, खेती वाली बात हमने कर ली। मृदा एक जीवांत तंत्र है, मतलब एक ये लाइव सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे चीजें जिंदा रहती हैं, एक साइकिल चलता रहता है मिट्टी को लेकर। आगे हम बात करेंगे कैसे मिट्टी का साइकिल चलता है, कैसे मिट्टी बनती है, कैसे मिट्टी खत्म होती है, ये एक साइकिल है। इसी कारण से मृदा को कहा गया कि एक जीवांत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की मृदा बनानी है, अगर सतह से हम बात करें कि 10 सेंटीमीटर गहरी मृदा बनानी है, ये ऊपरी परत, तो इसमें कई लाख वर्ष लग जाएंगे। मृदा का ये आप एक डायग्राम यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक मृदा के संस्तर हैं। मृदा को अलग अलग लेयर में कैसे बांटा गया है। सबसे नीचे मिट्टी में आप जाएंगे, जब मिट्टी बनती है तो आपको मिलेगा आधार चट्टानें। उस आधार चट्टानें टूटकर बनेगी तो इनको क्या कहते हैं, पैतृक चट्टानें, जनक चट्टानें या अपक्षय आधारी चट्टानें, इनसे टूटकर ये बनती हैं। इसमें जब बालूगाद शिस्ट ये सब मिल जाता है तो क्या बनती है, सब सॉइल या उपमृदा, और इसके बाद फिर क्या बनती है, मृदा। तो आप देखो हर एक प्रक्रिया में कई साल लगते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है। लाखों वर्ष के बाद आपको ये ऊपर की परत जिसको आप मृदा कहते हैं ये मिल पाती है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय के बाद आपको ये मृदा मिलकर या बनकर मिल पाती है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बनाया नहीं जा सकता। या तो प्राकृतिक तरीके से बनती है या मानवीकृत तरीके से बनती है, लेकिन उसका निर्माण निश्चित होता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि वो एकाएक आई कि जिसका बोले जिसका तो जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है, मतलब इसका निर्माण नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। आप जब भी उसकी केमिस्ट्री में जाते हैं, जब भी आप उसके कंपोजिशन के बारे में जाते हैं, जब भी आप उसकी डिटेल पता करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका तो
तो निर्माण हुआ है, ये तो बनी है, ऐसे ही हवा में निकल कर नहीं आई है। तो मृदा का निर्माण क्या होगा, तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अत्यंत धीमी है। धीमी क्यों है, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि ये प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ रही है। पहले चट्टानें बनेंगी, फिर चट्टानें टूट कर वो अपक्षय आधारित चट्टानें बनेंगी, फिर ये और टूट कर क्या बनेंगी, उपमृदा बनेगी, जहां पर बालू, गाद और मृतिका बनेगी, और उसके बाद जाकर क्या बनेगी, मृदा बनेगी। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं कि जो चट्टानें हैं या जो मृदा है, चट्टान बनने के बाद वो टूटेगी, उससे फिर गाद वगैरह कुछ और आएगी, तब जाकर चट्टानें बन पाएंगी या मृदा बन पाएगी। तो मृदा की प्रक्रिया इस कारण से क्या कहते हैं, बहुत धीमी है ना। तो मृदा की प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और कई सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर 2-5 सेंटीमीटर कर दें तो लाखों वर्षों तक प्रक्रिया चली जाती है। कैसे बनती है, सेलों के अपघटन क्रिया से मृदा का निर्माण होता है। हम बात करेंगे अभी कैसे सेलों का अपघटन होगा। मृदा के निर्माण में कई सारे प्राकृतिक कारक, मतलब जो कि नेचर के जो फैक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव और पवन। ये तो रहेंगे ही। भारत पूरी अर्थ पर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर ये तीनों चीजें ना हो। पानी का बहाव नहीं होगा तो तापमान होगा और पवन होगी, पवन तो होगी और तापमान तो होगा ही होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां जाकर हमको लगे कि यार यहां तो तापमान है ही नहीं। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां टेम्परेचर ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमको टेम्परेचर ना ठंडी लग रही ना गर्मी लग रही है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर तो है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेम्परेचर निकाल दिया गया तो तापमान तो आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ कई रासायनिक क्रियाएं, कई भौतिक क्रियाएं भी, या कई प्रकार के रासायनिक और भौतिक जो परिवर्तन है उनका भी इसके अंदर योगदान होता है, वो भी मृदा के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब इसके निर्माण को लेकर कई सारे कारक हैं। कारक मतलब जो फैक्टर, जिनके कारण से जो आधार या बेसिक फैक्टर की हम बात करें, प्रमुख कारक की अगर बात करें तो कई सारे मृदा निर्माण को लेकर कारक है। सबसे पहली बात करी जाए उच्चावाच की, तो उच्चावाच का मतलब क्या होता है, उच्चावाच कहलाता है ऊंचा नीचा क्रम जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, उच्चावाच कहलाता है। ठीक, ये क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो ऊंची चीजें होती हैं, ऊंची या नीची चीजें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पृथ्वी पर ऊंचाई वाली चीजें या गहराई वाली, ऊंचाई या नीचाई वाली जो जगह होती है ना, ऊंच और नीच जो होती है, ऊपर और नीचे जो होता है, ऊंचाई और गहराई की जो बात होगी उसको क्या कहते हैं, उच्चावाच कहते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचे 2 उच्चावाच के नाम बताओ, तो हम बता देंगे पहला पर्वत, दूसरा पठार। ये आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये महाद्वीप, ये भूपटल है। तो यहां पर पृथ्वी के ऊपर ऊंची जगह क्या है, फिर हम समुद्र में आ गए तो ये गहरी जगह हो गई, ये और गहरी जगह। तो पृथ्वी पर जो स्थलाकृति है, जो ऊंची नीची है, उसको सबको मिलाकर एक शब्द में हम क्या कहते हैं कि वो उच्चावाच कहलाती है, उसको उच्चावाच कहा जाता है। क्लियर बात। अगला आता है कि जनक सेल या संस्तर सेल क्या कहलाती है। तो जनक सेल या संस्तर सेल, जनक मतलब फादर हो जाते हैं, जनक मतलब पिता हो जाते हैं। तो जो आपकी पेट्रियल रॉक है उसको क्या कहेंगे आप, या जिसके द्वारा आप पैदा हुए। तो आधार मतलब जिस चट्टान से या जिस सेल से इनका निर्माण हो रहा है उसको ही क्या कहेंगे। जैसे चट्टान क्या है, ये चट्टान थी ऐसी, अब ये चट्टान क्या हो रही है, टूटकर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्लॉक में आपको टूट कर दिख रही है। तो ये क्या है, इससे ही तो ये छोटे छोटे ब्लॉक में टूट कर आई। अब ये छोटे छोटे ब्लॉक और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट कर आए, ये सब सॉइल, और क्या हो गई कि ऊपर जाकर फिर ये क्या हो जाती है, सॉइल का फॉर्म बन जाता है, सॉइल बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो जनक चट्टान क्या हो जाएगी, है ना, या संस्तर चट्टानें क्या हो जाएंगी, जिन चट्टानों के आधार पर या जिन चट्टानों के अपघटन के बाद, है ना, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उनका इरोजन हो जाएगा, उनके क्षरण या उनके अपघटन से इन सॉइल के बाद, मतलब जब चट्टान आई है तो उसका अपघटन हुआ है तो क्या होगा, सब सॉइल बनेगी या उपमृदा बनेगी। उस उपमृदा के बाद क्या बनेगी, मृदा या आपकी सॉइल यहां पर तैयार होगी। तो जनक सेल या संस्तर सेल, पता चला कि ये सबसे आधारभूत चीज है। मिट्टी में अगर जनक सेल नहीं होगी तो मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाएगा। कहां से लाएंगे वो रवादार चीज, कहां से लाएंगे वो भुरभुरी चीज, उसके लिए जरूरी क्या है, जनक सेल या संस्तर सेल की जरूरत है। अब इस सेल के ऊपर क्लाइमेट भी अपना असर डालता है। गर्मी कैसी है, जलवायु कैसी है वहां की, है ना। कई बार आपने देखे होंगे कई सारी जगह बरसात बहुत होती है तो आप पत्थर पर देखेंगे उस पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो क्लाइमेट बड़ा एक फैक्टर होता है, जलवायु अपने आप में एक फैक्टर होती है जो इनके अपघटन को लेकर किस तरीके से इसका अपघटन किया जाए। अगर तेज बरसात होती है और तेज गर्मी होती है तो पत्थर चटकना स्टार्ट होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, महीन महीन टुकड़े हो जाते हैं। तो क्लाइमेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। उस क्लाइमेट के कारण ये जो आपकी जनक सेल है इनका अपघटन हो पाता है और वो पैटर्न डिसाइड होता है कि किस पैटर्न पर उसका अपघटन होगा। आप अगर 2 जगह देखेंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां पर चीजों का अपघटन या
रॉक का अपघटन जो होगा, चट्टान का जो अपघटन होगा वो अलग पैटर्न में होगा, मध्य प्रदेश के अंदर पैटर्न अलग होगा और केरल के अंदर अलग होगा, क्योंकि तीनों जगह क्या है, जलवायु बदल जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड गर्मी बरसात सब है, केरल में ठंड नहीं होती है। तो आप तीनों जगह देखेंगे तो चीजें बदल जाती हैं। वनस्पति का क्या मतलब है, तो वनस्पति, आप ये वनस्पति ये दूसरे और जो जैव पदार्थ है ना, जैव पदार्थ के अंदर हम बैक्टीरिया की बात भी कर लेंगे। तो वनस्पति क्या करती है कि वनस्पति इसमें ह्यूमस या कार्बन का कंटेंट डिसाइड करेगी। ह्यूमस या कार्बन का कंटेंट क्या, मान लीजिए कि मिट्टी का निर्माण हो रहा है, यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है या एक कोई वनस्पति लगी हुई है। अब ये वनस्पति, ये पेड़ क्या होगा, ये जब टूट कर गिर जाएगा, इसके पत्ते गिरेंगे, मान लीजिए कि पत्ते गिर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सड़ने गलने के बाद उस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उस मिट्टी की उर्वरकता तैयार करेंगे, उसमें ह्यूमस का कंटेंट बढ़ाएंगे, मतलब कि कार्बनिक पदार्थ यहां पर बढ़ाएंगे। तो वनस्पति जरूरी होती है। पत्ता गिर गया, अब पत्ता क्या होगा, अपने आप गल जाएगा क्या, उसमें पत्ते को गलाकर मिट्टी में मिलाने का काम कुछ और जैव पदार्थ करेंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, है ना, बैक्टीरिया कहते हैं या केंचुआ भी हो सकते हैं। वो इन पत्तों को क्या करते हैं, इन पत्तों को डिग्रेड करके उनका क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं, और वो किस पर विघटित हो जाते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी में मिलने के बाद वो उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं, उसकी योग्यता बढ़ा देते हैं, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ा देते हैं। और टाइम तो लगता ही है, बिना टाइम के ऐसा तो होगा नहीं, हमने आंख बंद करी बोले मिट्टी, हमने आंख खोली ऐसे मिट्टी बन जा, ऐसे तो बनेगी नहीं, एक लंबी समय लगेगी, एक लंबा टाइम लगेगा, हजारों साल लग सकते हैं मिट्टी के निर्माण को लेकर। तो ये मृदा के निर्माण के प्रमुख कारक थे कि उच्चावाच क्या होगा, जलवायु क्या होगी, वनस्पति क्या होगी, अन्य दूसरे जैव पदार्थ क्या है, समय क्या है। तो हमने सब पर बात करी। उच्चावाच ऊंची नीची जगह, जनक सर मतलब चट्टान की बात कर दी जिससे टूटकर भुरभुरी हो रही है, जलवायु ठंडी गर्मी बरसात वाली बात हमने कर ली, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के ऊपर बात कर ली, और दूसरे और जैव पदार्थ के कोई जानवर मर के दब गया उसके अंदर, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, विघटन का काम करते हैं, और पूरी प्रक्रिया में समय बहुत जरूरी चीज है, तो समय भी इसमें हमने साथ में ले लिया। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान है ना, तापमान परिवर्तन का भी इसके ऊपर असर होता है। जल का बहते जल भी क्रिया करते हैं, पवन और हिम नदी और अपघटन क्रियाएं, ये सब मृदा के निर्माण को लेकर अपना योगदान देते हैं, या मृदा के निर्माण में उसकी प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। तापमान क्या, कभी ठंडी है कभी गर्मी है। जैसे आप कोई इलाका देखेंगे जहां बहुत ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, वहां की चट्टान का तरीका अलग होगा। जहां बहुत गर्मी होती है वहां की चट्टान का पैटर्न अलग होगा, जहां बहुत ठंड होती है वहां की चट्टान का पैटर्न अलग होगा। तो ये क्या होगा कि भाई तापमान परिवर्तन, बहते हुए नदी का जल, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं, ये सभी मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। अब ये रासायनिक और जैविक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि उस पर जब कई सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, जैसे मान लीजिए कि हमने उसके अंदर कोई यूरिया चला गया या उसके अंदर कोई जानवर मरकर दब जाता है, तो फिर क्या होगा भाई, अगर कोई जानवर मरकर उसमें दब जाता है तो उसका विघटन होगा। विघटन होने के बाद क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन बदलेगा। जब जानवर उसमें दबकर मर जाएगा तो क्या होगा, ये जैविक परिवर्तन हो गया। जानवर गया उसमें, या पेड़ पौधे मरकर उसमें, पेड़ पौधे पत्तियां चली गई तो उसका विघटन हो गया, पत्ते गल गए उसमें, और पत्ते गल गए उसमें तो क्या हो जाएगा, पत्ते गलेंगे तो उसमें ह्यूमस का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव, जिसको आप क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के लिए जिम्मेदार क्या है, जैविक परिवर्तन, मतलब पदार्थ, पेड़ पौधे पत्तियां गिर जाना, तो इनके कारण क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ जाता है। और अजैव, जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भी मिट्टी में मिलते हैं, उनसे ही मिट्टी बन पाती है। ये होती है आपकी मिट्टी, आपने देखा होगा। और इसमें ऐसे निकलता है पौधा, है ना, इसी के अंदर आप बीज डालते। बीज आप 6 फुट का गड्ढा खोद के नहीं डालते कि हमने बोले 20 फुट का गड्ढा खोद दिया, फिर बोले उसमें हमने आम का बीज डाल दिया, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आम कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा कभी। आपको क्या है, ऊपर डालना पड़ता है, बस मुश्किल से 4-5 इंच की गहराई पर आपको डालना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बीज, आपने देखा हो कई बार आप आम खाते हैं और उसका बीज फेंक देते हैं, और आपको सड़क पर अलग अलग जगह आम के पेड़ आपको लगे मिल सकते हैं कि यार ये निकल रहा है। और जिस बीज को आप गड्ढा खोद के 3 फीट अंदर डाल देते हैं वो नहीं होता। तो जरूरी क्या है, क्योंकि 3 फीट जाएंगे तो मृदा की क्वालिटी खराब हो गई, वो तो रॉक मिल जाएगी आपको। तो आपको बीज कहां डालना पड़ेगा, मृदा के अंदर ही डालना पड़ेगा। इस कारण से मृदा का इंपॉर्टेंस भी है। अब मृदा के अंदर अगर हम बात करें, इसका फोटो अगर आप देखें तो ये मृदा का क्लासिफिकेशन है, कहां कहां पर कैसी मिट्टी मिलती है। हम हर एक मिट्टी जब देखते चलेंगे तो उसके ऊपर भी बात करते चलेंगे। एक बार आप देख लीजिए, ये हरा कलर जो है पर्वतीय, पर्वत और वन को दर्शाता है। तो पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका, यहां पर आपको पर्वतीय और वन मिलेंगे।
फिर आप ये दूसरा कलर देख पा रहे हैं हरा सा, तो ये जलोढ़ है, तो जलोढ़ कहाँ मिलेगी? मैदानी भागों में मिलेगी, या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, गंगा यमुना नदी घाटी में, सरस्वती या साबरमती नदी घाटी में, यहां पर आपको ये मिलेगी। लाल पीली आप देख पाएंगे पूरे दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में आपको पूर्व भारत में आपको लाल पीली देखने को मिलेगी। काली आपको कहां देखने को मिलेगी? तो पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में आपको काली देखने को मिलेगी। लेटराइट आप देख पा रहे हैं, तो लेटराइट कहां? आपको पश्चिमी घाट पर लेटराइट देखने को मिलेगी। और शुष्क मतलब सूखा कहां पड़ा है? तो आपको शुष्क कहां मिलेगी? थार के रेगिस्तान में शुष्क। तो ये क्लासिफिकेशन जो मिट्टी हम पढ़ते चलेंगे, साथ में देखते चलेंगे मैप पर ये कहां आती है। तो हमने यहां पर मृदा संसाधन के बारे में चर्चा की कि मृदा संसाधन क्या कहलाता है, उसको हमने समझा। मृदा क्या है, संसाधन क्या है, बनती कैसे है, बनने के कारण क्या है, हमने इन हर एक चीज के ऊपर बात की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे टाइप करते हैं आप हमारे कोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। कोर्सेज में आपको जो अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, एसएससी, बैंक, आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो चाहते हैं। आप स्कूल के हैं तो आपने क्या किया? हिंदी मीडियम आपने सेलेक्ट कर लिया। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं। आपने क्लास 10th सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप क्लास 10th सेलेक्ट करते हैं, यहां पर क्लास 10th सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सभी टीचर्स आ जाते हैं। सभी टीचर्स आ जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आपके उसके सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ना है, तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया और वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा? भूगोल के सभी चैप्टर वाइज आपके सामने प्लेलिस्ट होगी। जो चैप्टर देखना है क्लिक करो, उसके सारे टॉपिक खुल जाएंगे। जो भी टॉपिक देखना है उसके आगे वॉच नाउ लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे और क्या होगा? आप इससे जस्ट अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।